नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आखिर तस्वीरें आ गई, मोदी जी की सुंदर सुंदर तस्वीरें आ गई, शी जिनपिंग और पुतिन के साथ तस्वीर आ गई, वीडियो आ गया, सारा कुछ हो गया। वरना आईटी सेल के ट्रॉल्स बेचारे जो मोदी जी का डंका हर जगह बजवाते रहते हैं, वो इतने टेंशन में थे कि एक पुरानी तस्वीर लगाकर लगातार कल काम चलाया। पुरानी तस्वीर जो 4 साल पुरानी तस्वीर है उसको लगाया और दिखाने की कोशिश की कि मोदी जी का डंका बज रहा है। लोगों ने फैक्ट चेक कर लिया, पोल खुल गई कि यह तस्वीर पुरानी थी, लेकिन तब तक एएनआई वहां पर था ही इसीलिए कि मोदी जी की तस्वीरें आपको दिखा सके कि मोदी जी का डंका बज रहा है। तो पहले तस्वीरें आई जिसमें मोदी जी शी जिनपिंग और पुतिन से बतियाते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद एक वीडियो आया जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से मोदी जी पर सेंटर्ड था। उस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मोदी जी पहले शी जिनपिंग और पुतिन के साथ बात करते हैं और फिर पुतिन के साथ बतियाते हुए, पुतिन को कुछ समझाते हुए आगे निकल जाते हैं। मजेदार बात यह है कि इन वीडियो से पूरी तरह से साउंड म्यूट कर दिया जाता है, तो पता नहीं चलता है कि आखिर बात क्या हो रही है। जब मोदी जी गए हुए थे अभी बाहर और फ्रांस के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई थी, तब हमने ऑडियो सुना था कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी में पूछा कि आप कब आए, और मोदी जी उसको फिर हिंदी में बताने लगे। तुरंत दुभाषिए घेर लिए, उसमें जबरदस्ती का हंसना वगैरह वो सब समझ में आ रहा था, लेकिन यहां पर आवाज पूरी तरह से म्यूट कर दी गई। हालांकि सवाल यह उठता है कि भाई पुतिन को काम चलाऊ अंग्रेजी आती है, हिंदी या गुजराती आती नहीं। वही हाल शी जिनपिंग का है, थोड़ी सी अंग्रेजी आती है और साथ में हिंदी गुजराती आने का सवाल ही नहीं उठता है। मोदी जी हमारे हिंदी गुजराती अच्छी जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी उनको काम चलाऊ आती है। तो ये तीनों लोग किस भाषा में बात कर रहे थे, काम चलाऊ अंग्रेजी में, या फिर अगल बगल जो दुभाषिए थे वो ट्रांसलेट कर रहे थे। लेकिन जिस समय पुतिन के साथ मोदी जी जा रहे हैं उस समय तो कोई दुभाषिया नहीं है, तो किस भाषा में बात हो रही थी? और बहुत क्लोज से देखने पे लगता है कि उसमें मोदी जी बोलते हुए कम और हाव भाव दिखाते हुए ज्यादा नजर आ रहे थे। तो एक सवाल लोग उठा रहे हैं और उठना चाहिए कि क्या ये वीडियो केवल भक्तों के लिए और इंडियन ऑडियंस के लिए जारी किया गया ताकि उनके बीच में यह सिद्ध किया जा सके कि देखिए मोदी जी कितने बड़े बड़े लोगों से बात करते हैं। हालांकि इसमें असामान्य कुछ नहीं है, मोदी जी बड़े हैं, भारत जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका नाराज है, अमेरिका लगातार टैरिफ लगा रहा है क्योंकि वो रशिया से तेल खरीद रहे हैं और रशिया को जरूरत है कि उसके तेल का एक बड़ा खरीदार हाथ से ना निकल जाए। तो जाहिर सी बात है कि पुतिन के साथ इस समय मोदी के रिश्ते अच्छे होने चाहिए। जाहिर सी बात है कि पुतिन को भी मोदी की जरूरत है और मोदी को भी पुतिन और शी जिनपिंग की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका से रिश्ते खराब हो गए हैं तो बातचीत तो होगी। इसमें इतना डंका बजाने की, इसमें इतना तमाशा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हुआ यही है कि पिछले कुछ सालों में पूरी तरह से तमाशा बना दिया गया है डिप्लोमेसी को। हर फोटो को ऐसे दिखाया जाता है जैसे कितनी बड़ी चीज हो गई। जैसे कल मोदी जी का एक फोटो आया था जिसमें वो अकेले दिखाई दे रहे हैं चलते हुए, और एक मीडिया हाउस ने उसके साथ कैप्शन लगाया कि शेर की तरह मोदी जी चल रहे हैं। अरे भाई, चल रहे हैं उसमें शेर की तरह और चूहे की तरह क्या होता है? हर नेता वहां पर चल रहा है, हर नेता के लिए रेड कारपेट है वहां पर, हर नेता को इंपॉर्टेंस मिल रहा है। ग्रुप फोटो में हर नेता है, सबकी सबसे मुलाकात हुई होगी, सबके देशों के जो टीवी चैनल होंगे उन्होंने उनको कवर किया होगा, लेकिन ये शेर की तरह चल रहा है, हाथी की तरह चल रहा है। यही सब करके तमाशा बना दिया गया है, जिसके चलते हुआ ये कि आज भक्तों के लिए यह समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर ट्रंप हमारे मोदी जी से इतना नाराज क्यों है। मोदी जी जो डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहा करते थे, उस दोस्ती को क्या हो गया? अगर डिप्लोमेसी को डिप्लोमेसी की तरह समझा जाता तो यह नाटक नहीं होता। यह नहीं होता कि एक पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वाला पक्ष है वो हर चीज को महान बताने में, डंका बजवाने में लगा रहता, और दूसरा पक्ष जो उनका विरोधी है वो हर चीज का मजाक उड़ाता रहता। वैसे मोदी जी बहुत सारे मजाक उड़ाने के मौके देते हैं। कल भी एक वीडियो आया जिसमें शी जिनपिंग उनको लेके जा रहा है, जबरदस्ती हाथ बढ़ा रहे हैं हाथ मिलाने के लिए। शी जिनपिंग हाथ मिलाने में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है, जाहिर है उसका बहुत ट्रॉल हुआ। अब सवाल यह है कि ट्रॉलिंग और तारीफ से आगे बढ़कर एससीओ में शंघाई कोऑपरेशन की जो मीटिंग हुई है उसमें आखिर मिला क्या? मोदी जी वहां से लेकर क्या लौट रहे हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत जरूरी है। कल जो बयान जारी हुए, भारत के विदेश मंत्रालय का भी बयान जारी हुआ और चाइना के विदेश मंत्रालय का भी बयान जारी हुआ।
अगर दोनों बयानों को आप देखें तो अंतर बहुत साफ दिखाई देता है। भारत ने सीमा विवादों की बात की है, यानी भारत ने कहा है कि हमारा इलाका जो कब्जा है उस पर एक समझौता हो जाए, यानी वो इलाका जो कब्जा है वो छोड़ दिया जाए। अब छुड़ाना चाहते हैं कि नहीं मोदी जी वो जाने, लेकिन सीमा विवाद की बात है। जबकि चाइना का जो बयान आया है उसमें सीमा विवाद की कहीं कोई बात है ही नहीं। सीमा विवाद की बात ही नहीं की गई है, सिर्फ ट्रेड और कोऑपरेशन बढ़ाने की बात की गई है। यानी पहला फंदा तो यही है कि जो लगातार चाइना गलवान के बाद से ही हमारी जमीनें कब्जा करता जा रहा है, वो खाली करने को फिलहाल वो तैयार नहीं दिखाई देता। अब दूसरी बात आप देखिए, मोदी जी ने वहां एक बयान दिया जिसमें जाहिर तौर पर कश्मीर में जो हुआ था, पहलगाम में जो हुआ था, उसका जिक्र किया। उनके बयान का एक हिस्सा था जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग साथ खड़े हुए थे, जो मित्र देश हमारे साथ खड़े हुए थे, उनका आभार। अब मजेदार बात यह है कि एससीओ में जितने इंपॉर्टेंट देश आए हुए हैं, टर्की उसका मेंबर नहीं है लेकिन आया हुआ है, इनवाइटेड है। चाइना तो खैर है ही, चाइना उसका होस्ट है और एससीओ का संस्थापक है, और पाकिस्तान भी वहां पर है, बाकी मुल्क भी वहां पर है। उनमें से किसी देश ने भारत का समर्थन नहीं किया था। यानी एससीओ एक ऐसा मंच है जहां रशिया को थोड़ा बहुत छोड़ दें तो एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने हमारा समर्थन किया हो। पाकिस्तान के साथ तो लड़ाई थी, और टर्की के जो एर्दोगान हैं वो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए थे, पाकिस्तान को ड्रोन दे रहे थे। चाइना की हालत तब यह थी कि भारत के जो मीडिया चैनल हैं वो चाइना कितना करीब है पाकिस्तान का ये दिखाने में बिजी थे। बता रहे थे कि वहां जो मिसाइल्स थी क्या वो चाइना की थी। भारत की सेना ने, विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी किए थे कि हम दो फ्रंट पे लड़ रहे हैं, यानी कि चाइना पाकिस्तान की पूरी तरह से मदद कर रहा है। तो चाइना का सवाल नहीं उठता, पाकिस्तान का सवाल नहीं उठता, टर्की पाकिस्तान के साथ था। हालांकि कल मोदी जी एर्दोगान से हाथ मिलाते हुए नजर आए। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्या नहीं निकाला जाए, हम नहीं जानते। ये हम जरूर जानते हैं कि टर्किश एयरलाइंस को लेकर जो तमाम बातें हुई थी वो पलट गईं। अब टर्किश एयरलाइंस को पहले जैसे ही सारी छूट मिल गई और टर्की के किसी बहिष्कार की बात की नहीं गई। तो अब टर्की के साथ मोदी जी दोस्ती करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि जिस मंच पर खड़े होकर मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी लड़ाई हुई उसमें जो साथ खड़े हुए उनका आभार, वहां पर हमारे साथ खड़े होने वाला रशिया के अलावा कोई नहीं था। और रशिया भी कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ आकर हमारे साथ खड़ा हुआ, रशिया भी लगभग दोनों के साथ दिखाई दे रहा था। उसके बाद रशिया ने पाकिस्तान में डेवलपमेंट में मदद की है, पाकिस्तान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। तो यह कहना भी बहुत सही नहीं होगा कि रशिया पाकिस्तान के खिलाफ हमारे साथ खड़ा है। तो मोदी जी बात किसकी कर रहे थे? आतंकवाद को लेकर उन्होंने बहुत सारे बयान दिए, लेकिन एक ऐसा बयान दिया है जो भारत की नीति को पूरी तरह से पलटने वाला है। सुहासिनी हैदर ने इसको द हिंदू में कवर किया है और कुछ सवाल पूछे हैं। मोदी जी ने वहां पर कहा है कि भारत और चीन दोनों क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के शिकार हैं। अब देखिए, भारत तो कहता है कि हमारे यहां जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, सीमा पार का आतंकवाद है, उसकी जड़ में पाकिस्तान है, ये तो भारत कहता है। लेकिन चाइना में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहां से है? चाइना दो तरफ से कहता है कि हमारे यहां क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का हम शिकार हो रहे हैं। पहला तो वो चाइना के अंदर उइगुर और जो तिब्बती हैं उनके बारे में कहता है, उइगुर मुसलमान और तिब्बती जो हैं उनके बारे में कहता है, क्योंकि चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और दूसरा वो कहता है बलूचिस्तान के अंदर जो चाइनीज कंपनियां लगी हैं उन पर जो बलोच लड़ाके हैं वो जो हमला करते हैं, जिसमें आमतौर पर पाकिस्तानी मजदूर ही मारे जाते हैं, उसको वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहता है। और कहीं से उसके यहां क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं है। भारत ने अभी तक इन दोनों को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं माना था। भारत की नीति थी कि बलूचिस्तान के मामले पर वो बलूच मूवमेंट को इंटरनल समर्थन देता था, ओवर्ट समर्थन तो नहीं देता था, कोवर्ट ही था। लेकिन वहां पर जो बलोच हमला कर रहे हैं उसको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कैसे माना जा सकता है? वो पाकिस्तान की टेरिटरी है, बलोची भी पाकिस्तान में है, बलोचिस्तान पाकिस्तान में ही है अभी।
तो वो उनका अंदर का मामला हो सकता है, उसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कैसे हो सकता है, यह सवाल उठता है। दरअसल यहीं पर सारा पेच है। पाकिस्तान लगातार दावा करता है कि बलूचिस्तान में जो मूवमेंट चल रहा है उसको भारत समर्थन देता है। अब अगर भारत बलूचिस्तान में चल रहे मूवमेंट को समर्थन देता है तो उसी आधार पर चाइना कह रहा है कि यह क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, क्योंकि इसके अलावा तो बलूचिस्तान चूंकि पाकिस्तान के अंदर है, तो बलूचिस्तान में अगर कोई हमला बलोच लड़ाके कर रहे हैं तो वो उनके देश के अंदर का मामला हुआ। जैसे हमारे यहां मान लीजिए यूपी में झगड़ा हो जाए और एक पक्ष दूसरे के ऊपर हमला करे तो उसमें हम चाइना पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। सेम कंडीशन वहां है। तो क्या मोदी जी अपने ही गेंद से अपने ही तरफ गोल मार कर आए हैं? क्या मोदी जी चाइना की उस बात का समर्थन कर रहे हैं कि बलोच लड़ाकों को बाहर से समर्थन मिलता है, और बाहर से यानी कि भारत से समर्थन मिलता है? तो क्या वो कहना चाह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान और चाइना में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। ये बयान अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है, और ये बयान मोदी जी ने क्यों दिया ये सिर्फ मोदी जी समझ सकते हैं, या फिर वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने ये बयान तैयार किया। और देखिए, एससीओ में सबके बावजूद मोदी जी और भारत ऑड मैन आउट की तरह नजर आ रहे हैं। कारण क्या है आप देख लीजिए। इस समय जो इंटरनेशनल दो ध्रुव बने हुए हैं, एक ध्रुव बना हुआ है अमेरिका, दूसरा बना हुआ है चाइना, और जो सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है वो दो है। यूक्रेन रशिया वार एक है, और दूसरा है मिडिल ईस्ट में जो इजराइल कर रहा है, जो लड़ाइयां लड़ रहा है वो। अब आप देखिए, मिडिल ईस्ट को थोड़ी देर के लिए पहले ले लेते हैं। मिडिल ईस्ट में गजा के खिलाफ जो लड़ाई हो रही है, या गजा में जिस तरह का जेनोसाइड चल रहा है, उसमें एससीओ में जितनी कंट्रीज बैठी हुई हैं सब कम से कम खुले तौर पर बाहर की तरफ से अगर आप देखें, मतलब खुल के जो कह रही हैं उसको अगर आप देखें, तो वो इजराइल के खिलाफ और गजा और फलस्तीन के साथ हैं। ईरान है वहां पर, वो तो है ही फलस्तीन के साथ। टर्की अंदर से जितना भी इजराइल से सेटिंग उसकी चलती हो, लेकिन कई बार घोषणा कर चुका, अभी हाल में घोषणा किया 2 दिन पहले कि हम इजराइल के साथ सारे रिश्ते खत्म कर रहे हैं। पब्लिकली वो लगातार गजा के समर्थन में है। अभी कल ही प्रेस टीवी का बयान आया है जिसमें एससीओ में आर्दोगा को यह कहते हुए बताया गया है कि हम पूरी तरह से गजा के साथ हैं। पाकिस्तान कितना भी अमेरिका का समर्थक हो, लेकिन गजा पर वो इजराइल के खिलाफ लगातार बयान देता हुआ नजर आता है। इजराइल ने यहां तक कहा है कि अगला खतरा पाकिस्तान से है। चाइना लगातार गजा और ईरान के साथ खड़ा हुआ है। रशिया लगातार ईरान के साथ खड़ा हुआ है। जो छोटे मोटे मुल्क हैं वहां पर उनको तो छोड़ ही दीजिए, उनमें से भी ज्यादातर जो हैं वो गजा के पक्ष में ही बयान देते रहे हैं। जबकि भारत ने अपना स्टैंड, और भारत ने नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने अपना स्टैंड इजराइल समर्थक के रूप में डेवलप किया है। पूरी दुनिया में उनको इजराइल के और भारत को इजराइल के समर्थक के रूप में देखा जाता है, और गजा पर उनका कोई खुला स्टैंड नहीं आया है। गजा में जो जेनोसाइड चल रहा है उसकी एक भी मजम्मत प्रधानमंत्री के या फिर विदेश मंत्री के स्तर पर आपको दिखाई नहीं देगी। यहां तक कि ईरान से जब इजराइल की लड़ाई चली तो भी ईरान के समर्थन में कोई बयान देने की जगह दोनों पर बात की गई, इजराइल और ईरान पर एक साथ बात की गई। तो एससीओ का जो मंच है वो चाइना, प्रो चाइना कंट्रीज का मंच है, जो तमाम मुद्दों पर अमेरिका के खिलाफ खड़ा होता है। हालांकि आर्दोगान अमेरिका के उतने ही करीब है, पाकिस्तान अमेरिका के उतने ही करीब है। आर्दोगान तो नाटो का मेंबर भी है जितना कोई हो सकता है, लेकिन मिडिल ईस्ट के मुद्दे पर इनका स्टैंड ये है। भारत यहां पर ऑड मैन आउट हो जाता है। ऐसे ही अगर रशिया और यूक्रेन को देखें तो रशिया आया हुआ है, वो तो एक पक्ष है ही उसमें। चाइना रशिया के साथ खड़ा है। बाकी कंट्रीज जो है उन्होंने अपना कोई बहुत क्लियर स्टैंड उस पर नहीं लिया हुआ है। भारत का स्टैंड उस पर कुछ खास क्लियर नहीं है। कभी जेलेंस्की को रिट्वीट करते हैं मोदी जी, या जेलेंस्की बयान देता है, वो ट्वीट करता है कि मोदी जी से फोन पे बात हुई, उन्होंने शांति के पक्ष में बात की। कभी वहां पहुंच जाते हैं, कभी पुतिन से हाथ मिलाते हैं। दरअसल दिक्कत क्या हुई है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो भारत की ये ओरिजिनल और भारत की परमानेंट पोजीशन होनी चाहिए थी कि अमेरिका से रिश्ते तो खराब नहीं करेंगे, लेकिन अपना सहारा अपने यार दोस्त ग्लोबल साउथ में ही तलाशेंगे। अमेरिका के वैसल स्टेट बनने की कोशिश नहीं करेंगे। दिक्कत क्या है, मोदी जी पिछले 10 साल से लगातार अमेरिका के करीब जाने की कोशिश करते रहे, चाइना, रशिया और ग्लोबल साउथ की कीमत पर।
अमेरिका के करीब से करीब जाने की, अमेरिका के साथ ट्रेड बढ़ाने की, अमेरिका के साथ पर्सनल रिश्ते बनाने की 10 साल उन्होंने कोशिश की, जिसका नतीजा यह है कि ट्रंप जो है जब चुनाव लड़ता है तो यहां पर यज्ञ और हवन शुरू हो जाता है। कारण क्या था? कारण था ट्रंप का इस्लामोफोबिया। ट्रंप के साथ उनको अपना मैच कायदे का लगता था। उससे जो जमीनी नीतियां थी, भारत में जिस तरह की नीतियां लागू कर रहे थे, उसके लिए समर्थन मिलता था। और भारत में जो उनके भक्त थे, उनके लिए ट्रंप की भक्ति करना आसान काम था, क्योंकि उनको इस्लामोफोबिक लगता था, इस्लाम के खिलाफ लगता था ट्रंप, तो उसकी भक्ति बड़े आराम से कर रहे थे, हवन पूजन सब कर रहे थे। तो विदेश नीति को 90 डिग्री पे चेंज करके अमेरिका के करीब पहुंच गए मोदी जी पिछले 10 साल में। अब यह कुछ ऐसा हुआ कि ट्रंप खिलाफ हो गया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण यह हो सकता है कि बाइडेन जब राष्ट्रपति था, मोदी जी गए थे, ट्रंप ने घोषणा कर दी थी कि मेरा दोस्त मोदी मुझसे मिलेगा, लेकिन ये मिलने नहीं गए। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अंततः रिजल्ट यह है कि ट्रंप फिलहाल मोदी के बेहद खिलाफ है। हालत यह है कि पीटर नवारो रोज बयान दे रहा है। आज उसका बड़ा हास्यास्पद बयान आया है, जिसमें वो कह रहा है कि भारत के ब्राह्मणों का फायदा हो रहा है रशिया से तेल खरीदने से। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण उसने ओलिगार्क के लिए, एलीट के लिए यूज किया है। पहली बात तो यह कि अगर ओलिगार्क और एलीट को ब्राह्मण कहेंगे और पूंजीपतियों को ब्राह्मण कहेंगे, तो अमेरिका की ट्रंप सरकार तो ब्राह्मणों की है, ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई है और ब्राह्मणों के लिए काम कर रही है। मतलब ट्रंप तो सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए काम करता है। यहां पर सिर्फ जो हमारे यहां कास्ट डिवाइड्स हैं, उनका इस्तेमाल करने के लिए उसने, नवारो ने ये यूज किया है, और इसकी मजम्मत होनी चाहिए। हालांकि हमारे यहां ऐसा हो गया है कि जो मोदी के खिलाफ बोलेगा उसको डिफेंड करने वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो पीटर नवारो को भी डिफेंड किया जा रहा है। असल मामला यह है कि अमेरिका हर तरह से आपके ऊपर हमलावर है, और उस हमले के बाद आप गए हैं रशिया और चाइना के पास, तो जाहिर है कि रशिया और चाइना की शर्तों पर आपको अब काम करना पड़ेगा। दूसरा मामला यह है कि कल तक तो आप चाइना को गालियां दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जो है राहुल गांधी की तस्वीरें लगाकर कहती थी कि चाइना के ये बहुत करीब हैं, और अब चाइना के साथ दोस्ती को डंका बजना कह रहे हैं। तो अपने भक्तों को समझाना मुश्किल है। भक्तों को समझाना तब भी मुश्किल होगा अगर इजराइल और ईरान पर और बाकी सब पर आपको फाइनली स्टैंड लेना पड़ेगा। और मान लीजिए कि चाइना और रशिया आपके ऊपर दबाव बनाएं और आप जो है जाकर ईरान के साथ खड़े दिखाई दें, तो आपके भक्त जो मुसलमानों के चलते ईरान को गरियाते रहते हैं, उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो देश नीति, विदेश नीति को संभालना चाइना और रशिया के खेमे में बैठकर इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबल साउथ तो पूरी तरह से खड़ा है मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ, और आप पूरी तरह से खड़े हैं इजराइल के साथ। मजेदार बात यह है कि अमेरिका से आपकी लड़ाई जब चल रही है, इस समय लड़ाई का मतलब विवाद चल रहा है, तो इजराइल ने आपके पक्ष में एक बयान नहीं दिया है। इससे बहुत साफ है कि इजराइल आपकी कितनी फिक्र करता है, इजराइल के लिए आप कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आप और आपके भक्त इजराइल के लिए गिरे चले जाते हैं। तो अब जब आपने अचानक विदेश नीति बदल ली है, तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और अभी तो नहीं, लेकिन आगे आपके भक्त भी ये सवाल पूछेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट यह है कि आज जो एससीओ का डिक्लेरेशन होगा, क्या उसमें आतंकवाद को लेकर उतनी बात होगी जितना मोदी चाहते हैं? क्या पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल करा सकेंगे? मैं बहुत स्पष्ट हूं इस बारे में कि नहीं करा पाएंगे। किसी हालत में एससीओ में पहलगाम हमले की किसी तरह की मजम्मत नहीं करा पाएंगे। जो बयान आएगा वो आतंकवाद पर मोटा मोटा बयान आएगा, स्पेसिफिक नहीं आएगा। आप याद कीजिए कि राजनाथ सिंह भी नाराज हो गए थे, साइन नहीं किया था, लेकिन एससीओ का बयान नहीं बदलवा पाए थे, उसमें पहलगाम को शामिल नहीं करवा पाए थे। तो आपके जो स्टैंड है वो तो वहां पर लागू हो नहीं पा रहे हैं। तस्वीरों का क्या है? तस्वीरें पहले भी आती थी। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे मनमोहन सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, और पुतिन हैं, और रशिया के नेता हैं, और दूसरे नेता हैं। तमाम नेताओं के साथ मनमोहन सिंह की, या उसके भी पहले जाएं अटल बिहारी वाजपेयी की, उसके भी पहले जाएं राजीव गांधी की, और फिर आप नेहरू तक चले जाइए, तमाम तस्वीरें दिखती रहती हैं। भारत एक इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा मुल्क है, तो विश्व पटल पर उसका एक सम्मान रहा है। जो भी प्रधानमंत्री होगा उसकी तस्वीरें आएंगी, लेकिन तस्वीरें दिखाकर कब तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे? इस सवाल का जवाब कब देंगे कि आखिर आपको रातों रात अपनी नीति क्यों बदलनी पड़ी, और एससीओ से आप देश के लिए क्या लेकर आ रहे हैं? ये सवाल तो पूछे ही जाएंगे। आपको क्या लगता है, ये सवाल बनते हैं या नहीं बनते हैं? कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।